चलिए, तो अब जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है जीनोमिक्स। तो कोई पूरा का पूरा स्टोरी के फॉर्म में हम आपको बताएंगे, है ही कहानी पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। मैं आपको एनसीईआरटी भी रीड करके बता दूंगा। पहले आप समझिए क्या है जीनोमिक्स। देखिए, जीनोमिक्स एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम जीनोम का स्टडी करते हैं। जीनोम का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में। जैसे मान लो ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है? 23 पेयर होता है ना। तो जो एक सेट है 23 क्रोमोसोम का, उसमें जितना भी क्रोमोसोम, जितना भी जीन है, उन सभी का स्टडी करना जीनोमिक्स मतलब जीनोम है। उन सभी का जीन, टोटल जीन प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीनोम। और जीनोम का ही स्टडी जीनोमिक्स है। बस। तो जीनोम का स्टडी जीनोमिक्स। जीनोम क्या है? देखो यहाँ लिखा है, टोटल जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज जीनोम। ये जीनोमिक्स टर्म पहली बार कोई ना कोई तो यूज किया होगा ना। वो साइंटिस्ट हैं थॉमस रॉड्रिक। वो साइंटिस्ट हैं थॉमस रॉड्रिक। ठीक है। आपको जब मैं मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि मेंडल पहले किसी करेक्टर को देखते थे और फिर बोलते थे कि इस करेक्टर को कोई ना कोई जीन रेगुलेट करता है। मॉर्गन भी यही, कोई करेक्टर को देखते थे, बोलते थे कोई ना कोई जीन इस करेक्टर को रेगुलेट करता है। देखिए, फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप पता लगाना, मतलब किसी करेक्टर को देख के उसके पीछे का जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट पता लगाना, उसको कहते हैं फॉरवर्ड जेनेटिक्स। लेकिन जब हम ऐसा करने लगे, नहीं पहले तो किसी जीन को आइसोलेट कर लो, उसका सीक्वेंसिंग पता कर लो, तब पता करते कि काम क्या करता है। मतलब जीनोटाइप से फिनोटाइप पता लगाना, ये होगा रिवर्स जेनेटिक्स। और जीनोमिक्स में हम यही करते हैं। हम जीनोम का स्टडी कर लेते हैं पहले, पूरा फंक्शन स्टडी स्ट्रक्चर वगैरह, और तब जाके पता करते हैं इसमें कौन सा जीन क्या काम करता है। तो इसका मतलब जीनोमिक्स इज बेस्ड ऑन रिवर्स जेनेटिक्स। जबकि मेंडेलियन जेनेटिक्स और टीएच मॉर्गन वाला जेनेटिक्स वो पूरा का पूरा फॉरवर्ड जेनेटिक्स है, जहां पर फिनोटाइप से जीनोटाइप बताया जाता है। ठीक है। इस जीनोमिक्स से रिलेटेड, वैसे जीनोमिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है। जीनोमिक्स का मतलब क्या? जीनोम का स्टडी। जीनोम का मतलब क्या? टोटल जीन प्रेजेंट इन एप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म का जीनोम है क्या? जीनोमिक्स अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांच है। इसका एक छोटा सा सेक्शन आपके टॉपिक में दे रखा है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन के जीनोम को लेकर स्टडी करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। देखिए, वैसे तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत एक लंबा सा टॉपिक है, डिस्कशन के लिए इसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। लेकिन आपके 12th लेवल पर बस उसका एक इंट्रोडक्शन दे रखा है एनसीईआरटी के 2 पेज में। बस इंट्रोडक्शन है वो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा टॉपिक भी है। लेकिन इसका जस्ट इंट्रोडक्शन, हमें बस उतना ही जानना है, उतने से ही सवाल आता है। ठीक है। एक एक करके मैं इसका कहानी सुनाते जाता हूँ आपको और आप सुनते चलो। ठीक है। बायोलॉजी, अच्छा इसको शॉर्ट में एचजीपी भी कहते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बायोलॉजी की फील्ड में इससे बड़ा अब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ। अब ये बड़ा किस सेंस में? दोनों सेंस में। दोनों क्या, तीनों सेंस में। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, 13 साल का बड़ा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। अब तक बायोलॉजी की फील्ड में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बना जो इतना लंबा टाइम कंज्यूम करे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। 13 साल का बड़ा प्रोजेक्ट। तकरीबन 1500 साइंटिस्ट काम किए हैं इस प्रोजेक्ट में। तकरीबन 1500 साइंटिस्ट काम किए हैं और तकरीबन $9 बिलियन का खर्च आया था। देखिए, खर्च तो इससे ज्यादा हुआ है। ये एस्टिमेटेड डाटा था कि इतना खर्च होगा, बाद में खर्च ज्यादा ही हो गया। अरे भाई, जैसे हमने आपका वाईफाई खरीदने ही गए, एस्टिमेट लेके गए थे कि 1500 2000 में हो जाएगा, काटा चल गया 3000। ऐसे एस्टिमेट कुछ और लेते हैं। गए मोबाइल खरीदना, पता चला 20,000 तक में ले लेंगे, जाने के बाद मोबाइल 30,000 का लेके आते हैं। तो एस्टिमेटेड से तो अधिक है ना खर्चा लगता है। तो एस्टिमेटेड 9 मिलियन था, लेकिन खर्च से भी ज्यादा लगा। लेकिन आपको $9 बिलियन ही याद रखना है। ठीक है, $9 बिलियन। अब सोचो ये हर मामले में बड़ा है कि नहीं प्रोजेक्ट। टाइम 13 साल का लिया। अब तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ बायोलॉजी फील्ड में जिसमें किसी प्रोजेक्ट में हजारों साइंटिस्ट काम करें, या 1500 साइंटिस्ट काम किए लगभग लगभग। इससे ज्यादा ही है। और खर्चा $9 बिलियन का। अब तक इससे महंगा प्रोजेक्ट कोई नहीं आया बायोलॉजी। ठीक है। हम आपको बताते हैं प्रोजेक्ट क्यों आया।
और कैसे आया, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? ये बात स्टार्ट होता है 1997 में, अरे 1987 में। और ये प्रोजेक्ट का थोड़ा क्लू आता है किनके दिमाग में, वॉटसन, वही वॉटसन, डीएनए वाले वॉटसन, याद आया, वॉटसन एंड हिज टीम, उसकी जो टीम थी वो, और उनके दिमाग में आया कि जब हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर पता कर लिया तो क्यों ना हम टोटल डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता कर लें, है ना? अच्छा बताओ, अगर किसी क्रोमोसोम नंबर 1 का सीक्वेंस पता कर लिए पूरे डीएनए का, तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी वही सीक्वेंस होगा। तो हम तो हैप्लोइड साइट पर मौजूद सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पता करें, ऐसा दिमाग में आया वॉटसन और उसके टीम को। और उन लोग को यह बात 1987 में ही रियलाइज हो गया। जैसे ही रियलाइज हुआ तो उन लोगों ने क्या किया, पहले एक प्लानिंग तैयार किया, प्रोजेक्ट तैयार किया कि हम कैसे कैसे काम करके ह्यूमन का, एटलीस्ट पहले ह्यूमन का टोटल डीएनए का, हैप्लॉइड सेट में जितना भी डीएनए है उसमें सारे जीन का, जो जीन नहीं भी है उसका भी क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग पता कर लेंगे। अब आप बोलोगे सर जीनोम में तो केवल जीन का स्टडी करते हैं, नहीं, जब प्रोजेक्ट आया ना तो उसमें जीन के अलावा नॉन जीन पार्ट का भी स्टडी हुआ है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट तैयार किया 1987 में, कौन, वॉटसन ने। और ये प्रपोजल उन्होंने, जब उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया था, कि प्रोजेक्ट पहले क्यों तैयार करते हैं, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, हमें आंकड़ा पता चले कि भाई क्या कैसे इसमें आगे होगा। तो जैसे ही प्रोजेक्ट तैयार हुआ, वॉटसन क्रिक और उनके टीम को बात पता चल गया कि ये काम अकेली मेरी टीम कभी नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी, लाइफ टाइम भी नहीं कर पाएगी, हम लोग जिंदे नहीं बचेंगे, हमारी टीम अकेले ये काम नहीं कर सकती है। पहला बात तो उनको ये पता चला। दूसरा बात यह पता चला कई सारे टीम मिलाएंगे तो भी बहुत टाइम लगेगा इस काम को करने के लिए, साइंटिफिक कम्युनिटी भी तो होना चाहिए। बात 1987 की हो रही है, उतना साइंटिफिक कम्युनिटी कहाँ था उस समय जितना आज है, साइंटिफिक कम्युनिटी भी होनी चाहिए। हाल में तो देश आजाद हुआ था भारत, भारत तो वैसे उस टाइम में पीछे रहता था, और वर्ल्ड वर्ल्ड को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ था उस टाइम, सब देश तबाह था, फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर सब मुकरना चाहता था। जैसे व्हाट्सएप क्लिक ने ये बात महसूस किया, फाइनेंशियल सपोर्ट तो अलग अलग जगहों से लेना ही पड़ेगा, अमेरिका अकेले, ये अमेरिका के लोग थे, अमेरिका अकेले ये औकात नहीं रखता कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा ले, नहीं, नहीं रखता ये औकात अमेरिका अकेले। तो ये मूल तीन तीन बातें समझ में आई वाटसन एंड क्रिक को, समय बहुत लगेगा और अकेले मेरी टीम नहीं कर सकती, कई सारे साइंटिस्टों को एट अ टाइम मिलाना पड़ेगा इस काम में, और खर्चा बहुत आएगा। उन्होंने सोचा भाई क्या ये करना चाहिए, उन्होंने सोचा हाँ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इसका यूज बहुत होगा। अगर आज हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो फ्यूचर में साइंस बहुत आगे चला जाएगा और ह्यूमन का बहुत कल्याण होगा इस प्रोजेक्ट से। तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रेक्टिफाई करके फाइनली गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया। स्टार्टिंग में तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इतने पैसे हम इस रिसर्च फील्ड में लगाएंगे क्या, नहीं हमारे पास इतने पैसे, और आप तो बोल भी रहे हो कितना साल का समय लगेगा तब कुछ रिजल्ट आएगा, और अलग देश से भी जाके भीख मांगो, और अकेले तो हम उतना पैसे दे नहीं पाएंगे, अलग देश से भीख मांगे, कर्जा लें, ये सब काम हमसे नहीं होगा। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया 1987 में जब इन्होंने प्रपोजल दिया। फाइनली वाटसन क्रिक और उसके टीम, और साथ में बाद में और भी कई सारी टीम, साइंटिफिक टीम इनके साथ जुड़ गई, ठीक है, क्योंकि और भी कई सारे टीम जब इनकी प्रोजेक्ट को पढ़े तो उनको लगा नहीं भाई ये तो बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, इस चीजों को सपोर्ट करते हैं। अब लगातार 3 साल साइंटिफिक कम्युनिटी सरकार के दरवाजे खटखटाते रहे। अब पॉलिटिशियन और साइंटिफिक कम्युनिटी का लगातार मीटिंग होना शुरू हुआ, ये लोग बहुत ज्यादा दबाव बनाने लगे, साइंटिफिक कम्युनिटी वगैरह वही धरना वगैरह पे बैठने लगे, कहे हम लोग का काम ही है रिसर्च करना, कुछ बड़ा करना चाह रहे हो तो करने नहीं दे रहे हो, और फिर बोलोगे कि हमारे देश का साइंटिस्ट कुछ करता नहीं है। फाइनली 3 साल लगा सरकार को मनाने में, पॉलिटिशियन में भी कुछ लोग तो समझदार होते ही हैं। फाइनली सरकार को समझ में आया 1990 में, और सरकार ने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, और सरकार ने बोला देखिए हमारे अकेली तो ये औकात नहीं है कि हम इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। फिर अमेरिका की कई सारी ब्रांच
अलग अलग डिपार्टमेंट की ब्रांच, कुछ अदर देश, फ्रांस, जापान, ये सब, पाकिस्तान, भारत उसमें नहीं था, वो सब इसमें बहुत राजनीति में उस समय व्यस्त था, वो सबको साइंटिफिक कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, 1990 की बात चल रही है, राजनीति भारत में तभी से गंदा होना शुरू हुआ था। ठीक है, 1990 की बात चल रही है, तब से गंदा हो गया, आज तक में इतना गंदा हुआ है ना राजनीति, जिसके आंखों के आगे से पर्दा हटा हुआ वो समझ सकता है इस बात को। ठीक है, कल शाम को मैं गया था एक दुकान पे, चाट खा रहा था मैं। ठीक है, सुनाता हूँ शाम का वाकया। एक पर्सन आया, ठीक है, वो बोला, क्या बोला कि भाई रसमलाई कितने का है? तो दुकानदार बोलता है 40 का है। बोलता है 40 का कैसे? अभी तो 10 दिन पहले आप यही रसमलाई 35 का बेच रहे थे। तो बोलता है महंगाई कितनी बढ़ गई, नहीं देखते हैं? तो जो है कि वो बोलता है, दुकानदार बोला कि महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, हम लोग चलते हैं बाइक से, वो कहाँ से निकलेगा, गैस का दाम बढ़ गया है, तेल का दाम बढ़ गया है, शुगर का दाम बढ़ गया है। ये सब सुनने के बाद वो आदमी समझदार था, जो ये काउंटर पर बैठा आदमी बोल रहा था, उसके पीछे एक डैश 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 पार्टी है, जिसको मैं बोलता हूँ बलात्कारी जुमले पार्टी। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म निकाल लीजिएगा उसका, उसका बैनर लगा हुआ था पीछे। ठीक है, मैंने उसका फुल फॉर्म बोला, बलात्कारी जुमले पार्टी। ठीक है, तो उसमें खाली बलात्कारी लोग ही है, मोस्टली उसमें इसी टाइप के लोग हैं, रेप वेप करते हैं, आराम से घूमते हैं, सरकार उसको सपोर्ट करती है, गुंडेगर्दी करते हैं। ठीक है, वही पार्टी। तो पीछे उसका पोस्टर लगा हुआ था। ठीक है, उस समझदार लोग ने क्या बोला कि वो जो पीछे लगा रखा है, कभी उसको देख के ये बात महसूस करते हैं महंगाई कहाँ जा रहा है? मुझे इतना हंसी आया कि मैं जो चाट खा रहा था मेरे नाक से निकल गया, सच बता रहा हूँ, मतलब इतनी बेइज्जती उसके मुंह पर किया उसका। बोला आप जो ये महंगाई महंगाई 5 रुपया बढ़ा दिया रसमलाई का दाम, आप तो अपने कस्टमर से लूट लिए, लेकिन रियली में कौन लूट रहा है कभी सोचे हैं? तो वो आदमी बोलता है, तब तक उसका बिलिंग हो चुका था, सुनो अब हंसी आएगा, अब हंसी आएगा, तब तक उसका बिलिंग हो चुका था, पैसा दे दिया 40 रुपया। ठीक है, वो आदमी बोलता है कि जो है कि दुकानदार बोलता है कि उसको देख के क्या करेंगे, कोई भी आएगा तो यही करेगा, मतलब कोई भी पार्टी आएगी तो यही करेगी। उसके बाद वो आदमी का तब तक बिलिंग हो गया था, वो आदमी उसको बोल के, इतना ही बोल के चला गया, इसी को हम अंधभक्ति कहते हैं, और वो चला गया। मुझे बहुत बड़ा वाला हंसी आया। ठीक है, रियली यही अंधभक्ति है। क्यों भाई, हम नया उम्मीद क्यों ना रखें? अगर करंट चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही है, फ्यूचर में कुछ जो आएगा हो सकता है वो भी खराब हो, मे भी, लेकिन हम ट्राई क्यों ना करें? हटाइए, हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ, कितना बड़ा प्रोजेक्ट जा रहा था आगे, और इंडिया उस टाइम राजनीति में व्यस्त था। आज भी इंडिया अदर साइंटिफिक कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करता है, केवल दिन रात गंदी राजनीति करता है। अभी कुछ दिनों पहले ही ये बात सामने आई थी, हमारे देश के साइंटिस्टों ने दिन रात जाग जाग कर, रो दोगे उनकी वर्किंग देखकर, जाग जाग कर कोरोना का वैक्सीन बनाया। मैं बीइंग अ बायोलॉजिस्ट इस बात को सपोर्ट करता हूं कि कोरोना के वैक्सीन के जो ऊपर रैपिंग पर फोटो लगता है, वहां पर हमारे देश के किसी भी राजनीतिज्ञ का फोटो नहीं लगना चाहिए, वहां पर हमारे उस साइंटिफिक कम्युनिटी का फोटो लगना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए वैक्सीन बनाया और हमारे पूरे देश को बचाया। लेकिन इत्तेफाक देखिए, हमारा देश कितना गटर में है, हमारी राजनीति कितनी गंदी है कि हम एक राजनीतिक आदमी का फोटो लगाते हैं वहां पर, यह बताने के लिए कि हमने पूरे देश को वैक्सीन लगवाया। भाई, वैक्सीन लगवाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आदमी है जिन्होंने वैक्सीन को बनाया। अगर वो नहीं बनाता तो लगवाने वाला लगवा नहीं सकता। आपको क्या लगता है, आप बताइए, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो आदमी जिन्होंने वैक्सीन लगवाया, या वो जिन्होंने वैक्सीन बनाया? आप सोचिएगा, घर पे इस बात को विचार कीजिएगा कभी। और ये चला था मुद्दा, जिस टाइम वैक्सीन आया था ना, कोवैक्सीन, ये मुद्दा चला था, डिबेट भी हुआ था बहुत सारा, लेकिन वही बात, वही बात, हम तो ये है, हम तो वो है, फोटो उन्हीं का लग रहा है उसमें। ये होता है, साइंटिफिक कम्युनिटी को बेइज्जत करता है भारत, बेइज्जत करता है, लिख के ले लो, बेइज्जत करता है, बेइज्जत। और यहाँ के राजनीतिज्ञ करते हैं बेइज्जत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं बस इतना ही बता रहा हूँ कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इंडिया का बहुत ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये पीछे हट गया था। ठीक है,
उस टाइम जो भी पार्टी हो, 1990 में कौन सी पार्टी डोमिनेट कर रही थी, आप एक बार हिस्ट्री उठा के देख लेना, ठीक है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कौन सी पार्टी आना चाह रही थी सत्ता में, ये एक बार देख लेना। बहुत गंदी राजनीति चल रही थी उस टाइम, टक्कर। तो फाइनली हुआ क्या कि ये प्रोजेक्ट में अलग अलग कई सारे देश भाग लिए, जापान लिया, फ्रांस लिया, इवन चाइना भी भाग लिया, ठीक है। ये सब बातें हुई और फाइनली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 1990 में। 13 साल जोड़ो तो कब तक का होता है? 1990 में अगर ये प्रोजेक्ट आया तो ये प्रोजेक्ट को 2003 में कंप्लीट हो जाने का टारगेट रखा गया। ओके, ये पूछा गया एग्जाम में। 13 साल का प्रोजेक्ट है, आया कब? 1990 में प्रपोज किया गया और कंप्लीट हुआ 2003 में। हालांकि बाद में इसका 3 साल और टाइम लग गया, 2006 में जाके एक और काम हुआ, इसी प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन हुआ। लेकिन काम जो 13 साल में करना था ऑलमोस्ट हम कर चुके थे, ठीक है। एक बात तो ये, क्या करना था इस प्रोजेक्ट में? प्रोजेक्ट में टारगेट ये था ह्यूमन के जीनोम का स्टडी कर लेना है। अब हमको पता है कि ह्यूमन में टोटल कितना क्रोमोसोम होता है? 23 जोड़ा, यस और नो? अब 23 जोड़ा में हमें पता है 22 जोड़ा तो ऑटोसोम होता है, तो ऑटोसोम में से जोड़ा में से एगो का स्टडी कर लो, 22 क्रोमोसोम, वो हो गया ना जी। अब एगो एक्स क्रोमोसोम और एगो वाई क्रोमोसोम, तो बताओ 22, 23 और 24, यानी कि हमें टोटल 24 क्रोमोसोम का डीएनए का सीक्वेंसिंग कर लेना है, यही हमारा टारगेट था। 24 में कौन? 22 तो ऑटोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। जब साइंटिस्टों ने एस्टिमेट किया मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, आपको पता है ना, वाटसन क्रिक बता चुके थे एक डीएनए में कितना बेस पेयर वगैरह साइज के हिसाब से भी बता सकते हैं। तो 24 क्रोमोसोम का टोटल बेस पेयर 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर आता है। तो ये जो हम आपको बार बार बेस पेयर बताते हैं ना, ह्यूमन के जीनोम का बताते हैं, मतलब हैप्लॉइड सेट में जितना है, मतलब 24 क्रोमोसोम में जितना है। क्योंकि हैप्लॉइड सेट में आपका एक्स और वाई को अलग अलग आप काउंट कर लेना, क्योंकि उस पर अलग अलग जीन है। तो फाइनली ये जो आप 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर बताते हो ना, ये आप टोटल 24 क्रोमोसोम पर बताते हो। वाटसन क्रिक एंड उसकी टीम और अब पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने मिलकर इस 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर को सिक्वेंसिंग करने का खर्चा निकाला। तो पता चला हम अगर एक बेस पेयर का पता लगाएं तो डीएनए में क्या है, तो एक बेस पेयर का पता लगाने में $3 लग जाएगा, ठीक है। तो बताओ कि 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर को पता लगाने में टोटल कितना डॉलर का खर्चा आएगा, $। का। तो वो आएगा इंटू 3, यानी कि 9 बिलियन, मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9, $9 बिलियन एस्टिमेट किया गया, खर्चा एस्टिमेट किया गया, ठीक है। और फाइनली ये खर्चा सरकार ने एक्सेप्ट किया। अब आपको एनसीईआरटी में दिया है, इसमें मेजरली कौन कौन पार्टिसिपेट हुआ। मैंने पहले ही बोला, अमेरिका की कुछ ब्रांच, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट बढ़ चढ़ के भाग ली। उसमें से 2 डिपार्टमेंट का नाम आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये अमेरिका की रिसर्च डिपार्टमेंट की एक डिपार्टमेंट है, मतलब रिसर्च फील्ड की एक डिपार्टमेंट है। उन्होंने चढ़ बढ़ के भाग लिया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया, टेक्निकल सपोर्ट खूब दिया, ठीक है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी अमेरिका की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये भी अमेरिका की अच्छी कंपनी है, ठीक है। उन्होंने, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इन दोनों ने फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों ही तरीके से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया उस प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट में मेनली अमेरिका का ही कंट्रीब्यूशन था, अलग लोगों ने, अलग देशों ने जाकर उसको सपोर्ट किया है, ठीक है। और ये तो हुआ क्या, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों ही सपोर्ट किया। अमेरिका की एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट नहीं होती, जैसे भारत में बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं, अमेरिका की ट्रस्ट है जिसका नाम है वेलकम ट्रस्ट। उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट चरबर के दिया, खूब पैसा दिया, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं मेजर पार्टनर। ये मेजर, इन्होंने, इनका टेक्निकल सपोर्ट नहीं था, ये जो ये इनको ये मतलब पैसा दे दिए बहुत सारा, ठीक है। इन्होंने बोला आप टेक्निकल सपोर्ट मेरी तरफ से, उसके बदले पैसा ही ले लो, मेरे पास टेक्निकल कोई चीज है ये नहीं जिसके सपोर्ट देंगे। तो मेनली ये 3 चीजें ही है, एक तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ अमेरिका और वेलकम ट्रस्ट, यूनाइटेड किंगडम का है ये ट्रस्ट। वेलकम ट्रस्ट मेजर पार्टनर बना, मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट। इसके अलावा अदर कुछ कंट्री देखो यार, नाम नाम देखो, जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना। शर्म आता है? शर्म आता है अंधभक्त लोगों को? इंडिया नहीं है, फिर भी दिन रात हिंदू मुस्लिम में लगे हैं, भारत पाकिस्तान में लगे हैं। शर्म नहीं आता साइंटिफिक कम्युनिटी को सपोर्ट करें?
शर्म नहीं आता कोरोना के वैक्सीन के ऊपर जो रैपिंग है उस पर फोटो लगाए हम अपने साइंटिस्टों का? कब लगेगा ये? कब ट्रेंड चेंज होगा? अंधभक्त सब कुछ चीज सपोर्ट ही नहीं करता साइंटिस्ट को, तब बोलेगा रिसर्चे नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना जैसे देशों ने सपोर्ट किया, जो हो सकता था किया, पैसा भी दिया, अपना लैब भी दिया, कुछ कुछ मतलब टेक्निकल सपोर्ट भी दिया। फाइनली प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। अब लोगों को समझ में आया, अच्छा इस प्रोजेक्ट को मेनली लीड कौन कर रहे थे, नाम बताओ? वाटसन, मेन हेड वही थे, उनका ही दिमाग था ना प्रोजेक्ट, तो मेनली लीड वही कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश बीच में उनका डेथ हो गया, किसी कारण से उनका डेथ हो गया बीच में ही, प्रोजेक्ट बीच में ही था, उनका डेथ लगभग 2006-7 के आसपास हो गया था। सॉरी 2006 का था, मतलब कि 1995-6 के आसपास इनका डेथ हो गया था। ठीक है, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, आप गूगल कर लेना, बीच में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के पहले इनका डेथ हो गया। ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग तो करवा दिया भाई, गवर्नमेंट को मनाने में उनको बहुत मशक्कत लगा है। ठीक है, मनवा दिया, और खर्चा भाई आप जानते हो $9 का टोटल खर्चा आया, एस्टिमेटेड खर्चा, हालांकि बाद में से ज्यादा ही लगा, और $3 बेस पेयर एस्टिमेटेड खर्चा आया पर बेस पेयर, $3 पर बेस पेयर का खर्चा, और टोटल 9 मिलियन। जब ये सब कुछ हो गया तो अब पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी एक मीटिंग की, और साइंटिफिक कम्युनिटी को लगा कि अगर हम ये टोटल बेस पेयर कितना, टोटल बेस पेयर कितना है ह्यूमन का, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर का सिक्वेंसिंग करने लग जाए और एक एक इंफॉर्मेशन को नोट करने लग जाए, तो इसको नोट कहां करेंगे? कॉपी पर, और कॉपी में किस पे लिखेंगे? पेज पर। तो एक पेज पर अगर हम 1000 लेटर लिखें, क्या बोला उन्होंने कि एक पेज पर अगर हम 1000 लेटर इंफॉर्मेशन लिखें, और ऐसा ऐसा अगर हम 1000 पेज का एक बुक बनाए, 1000 पेज का एक बुक बनाए, तो पता है टोटल बेस पेयर का सीक्वेंसिंग लिखने के बाद ऐसा ऐसा 3300 बुक तैयार हो जाएगा। ये डाटा एंड सेटिंग में ध्यान रखिएगा, क्या बोला उन्होंने कि अगर हम 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करके लिखने लग जाए पूरा इंफॉर्मेशन, अगर हम पेज पर लिखें, तो एक पेज पर अगर 1000 लेटर भी हम लिखते हैं, तो ऐसा ऐसा 1000 पेज का एक बुक भी अगर हम बनाए, तो ऐसा 3300 बुक यानी कि 3300 बुक तैयार होगा। और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि 13 साल में ये कर पाए। प्रैक्टिकली 13 साल में आप ऐसा पब्लिश कराएंगे या काम करेंगे, और क्या सिक्वेंसिंग करते रहेंगे? बुक में एडिशन होता, पता है एक एक बुक छपवाने में कितना साल लगता है? जो बुक छपवाया उससे पूछो, एक एक बुक छपवाने में 6 साल का काम करना पड़ता है, एडिशन, डिलीशन, रेक्टिफाई करना। बोला नहीं, ये ऑफलाइन मोड हटाओ, ऑनलाइन मोड लाओ कुछ। तब इन लोगों ने, साइंटिफिक कम्युनिटी ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से कॉन्टैक्ट किया। अमेरिका में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी तो जानते ही हो, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से हायर रहा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बोला साहब देखिए हम लोग कुछ लिखेंगे, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन बोलेंगे, बीच में हम लोग से कुछ कुछ गलती भी होते रहेगा, उसको सही भी करेंगे बीच में, कुछ एडिशन भी करते रहेंगे, डिलीशन भी करते रहेंगे, लेकिन हमको सब काम फटाफट करवाना है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी ने बोला कि ठीक है हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला एक शर्त है, हम जब एडिशन डिलीशन करेंगे या कुछ रेक्टिफाई करेंगे तो वो सीक्वेंस में होना चाहिए। वो आप समझो कैसे होगा, आप सॉफ्टवेयर तैयार करो। वो बोला ठीक है हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। बोले कितना दिन का समय लगेगा? तो बोले लगभग 5 साल का। अब 13 साल में 5 साल तो उसी में चल जाएगा, देना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, जैसे कि अभी देखो ऑनलाइन मोड में जो इंस्टीट्यूट वगैरह, बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह कोरोना में ऑनलाइन स्टडी किए, तो पता है जब पहला लॉकडाउन लगा था उस टाइम ऑनलाइन स्टडी कोई स्टार्ट नहीं कर पाया प्रॉपर्ली, सारे टीचर को भिड़ा दिया कंप्यूटरिंग में, सबको ट्रेनिंग दिया। तो वही हुआ, उसमें जितने साइंटिस्ट थे 1500 के आसपास, उन सभी को क्या बोला कि अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के टीम के साथ जुड़ जाओ
और आप बोलते चलो और वो उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर तैयार करते जाएंगे। 5 साल तो कंप्यूटरिंग में काम लगा है। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम कंप्यूटर का सहायता लेकर कोई चीजें करते हैं उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और पहली बार बायोलॉजी की फील्ड में कंप्यूटर का यूज करना स्टार्ट हो गया, पहली बार तभी हुआ था बायो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के समय। और एक अलग सी सॉफ्टवेयर बनाई गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मदद लेके, लेकिन उसको लीड करता रहा बायोलॉजिस्ट। नहीं तो कैसे सॉफ्टवेयर बनाएगा उसको क्या पता, सॉफ्टवेयर तो कैसे बना के रख देगा। तो लगभग 5 साल तो मतलब 1996 तक तो कंप्यूटर बन के तैयार हुआ है। ठीक है, कई सारे कंप्यूटर हर साइंटिस्ट को दे दिया गया, 2-3 कंप्यूटर खराब हो जाए तो मतलब सॉफ्टवेयर बना दिया गया, वो तो फिर उसमें इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाया गया उसके अकॉर्डिंग कि हम सीक्वेंसिंग जैसे ही डालें, मान लो कि हमको सीक्वेंसिंग किए ATG तो ये जो बीच में ए का रिपीटेशन हुआ ना, हो सकता है कोई एक डीएनए दूसरे डीएनए सेगमेंट के साथ क्या हुआ, ओवरलैप हुआ। तो बोला सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी डालो, जहां ओवरलैप होगा तो जो ओवरलैपिंग सेगमेंट है उसको अटैच करके एक ही सीक्वेंस बना देना। जो ऐसे समझ रहे हो ना बायोलॉजिस्ट कैसे कंप्यूटर वाले को बोल रहा है बनाने, समझ रहे हो ना। बोला स्टार्टिंग वाला सेगमेंट उसको अलग से पहचान दिलाना, लास्ट वाले को अलग से पहचान दिलाना है, तो उसके लिए डाल दो। जब हम बोलेंगे AUG पहला नंबर का ये पर्टिकुलर कोडोन है सीक्वेंसिंग में, तो डालो सॉफ्टवेयर में कि वो वहां पे बताए कि पहला नंबर का है, इंडिकेट करे, तो वो डालेगा। तो बताओ समय तो लगेगा ना यार, 5 साल का समय लगा सॉफ्टवेयर तैयार। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें कंप्यूटर का यूज करके कुछ पहली बार करा गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये आ चुका है एग्जाम में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। ये सब हुआ जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब आते हैं हम इसके टेक्निकल पार्ट पर, इसके प्रोसेसेस पर। अगर आप इसकी प्रोसेसेस डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि अभी समझाएंगे ना तो हर बार में गड़बड़ होगा। टाइम कितना, 8 बज गया। ठीक है, तो बेटर होगा कि आप नेक्स्ट क्लास में मिलिए। और नेक्स्ट अभी आपका नर्वस सिस्टम का टेस्ट लेते हैं आज हम, और कल हम आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समाप्त करेंगे। लेकिन आप क्या कीजिए, कल ये 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए कि सारा क्वेश्चन बना के डाउट भेज दीजिए मॉलिक्यूलर का आज के टेस्ट के बाद। आज शाम में टेस्ट होगा, ओ आज शाम में टेस्ट है तो आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे नहीं। तब लगता है कि हमको मॉलिक्यूलर का टेस्ट लगना पड़ेगा थर्सडे को, नहीं जिस दिन ये नहीं होता है। ठीक है, तब मॉलिक्यूलर चैप्टर खत्म करके मॉड्यूल डिस्कस करके रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। टेस्ट थर्सडे को रखेंगे मॉलिक्यूलर का। ठीक है, तब इसको हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। ठीक है, एनसीईआरटी से क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कहाँ तक बताते हैं, वैसे मैं भी एनसीईआरटी पढ़ के बताऊंगा। पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं खुद पढ़ के बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस कहानी को थोड़ा एक बार रीड कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, बाय बाय।